चले भाई, तो चैप्टर तुम्हारा 16 यानी कि द्रवों का प्रभाव। इसमें पहला टॉपिक है तुम्हारा आदर्श द्रव। वास्तव में आदर्श नाम को आदर्श कोई नहीं आज के टाइम में, कल्पना मात्र है। अब जो आदर्श द्रव होता है, 3 टॉपिक पहले पढ़ेंगे तब जाके ये टॉपिक पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा, ये टॉपिक पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। अब आदर्श द्रव होगा क्या, मतलब एक ऐसा द्रव जिसमें ना तो दाब में परिवर्तन हो, ना उसके आयतन में परिवर्तन हो, और ना ही उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो। सांद्रता समझते हो, गाढ़ापन या हल्कापन, ठीक है। यानी कि उसको बोलते हैं गाढ़ापन या हल्केपन को केमिस्ट्री में तो बोलते हैं सांद्रता, और फिजिक्स में बोलते हैं श्यानता, विस्कोसिटी। घनत्व से डिनोट कर सकते हो। अगर आप एक हाथ में ग्लिसरीन लोगे और एक हाथ में आप पानी लोगे, तो दोनों में से कौन सा फ्लो ज्यादा करेगा, पानी करेगा। तो पानी की श्यानता कम है और जबकि ग्लिसरीन की श्यानता ज्यादा। वही वाला काम जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि आप ऐसे लपो भर लो और जिसमें ज्यादा वजन लगेगा, जो ज्यादा घना, उसका घनत्व ज्यादा और उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा। ये कुछ चीजें होती है जो आपको याद रखने की होती है। जैसे घनत्व होता है वही एक तरह से विस्कोसिटी भी उसी की ज्यादा होती है। विस्कोसिटी यानी कि श्यानता। और संपीड्यता मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था। संपीड्यता क्या थी, संपीड्यता बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इंटू वी, ठीक है। यानी कि एक ऐसा द्रव तो समझते हो, लिक्विड लाइक ए पानी, ठीक है। एक ऐसा द्रव जिसकी संपीड्यता प्लस श्यानता, विस्कोसिटी का योग, यानी कि दोनों की दोनों क्या हो, शून्य हो। इट मीन्स वे चेंज ना हो। एक ऐसा द्रव जिसकी संपीड्यता और श्यानता शून्य हो, आदर्श द्रव कहलाता है। कोई चीज चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई साहब ये 2 लीटर पानी इधर से निकलना लग गया, जाके 1 लीटर हो गया था या 1.5 लीटर हो गया था। कम नहीं होना चाहिए, ना वो ज्यादा होना चाहिए। इक्वल है तो इक्वल ही रहना चाहिए, तो उसे बोलते हैं आदर्श द्रव। एक ऐसा द्रव जिसकी संपीड्यता और श्यानता शून्य हो, वो क्या कहलाता है, आदर्श द्रव कहलाता है, आइडियल लिक्विड। दूसरा है तुम्हारा धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह सिंपल है। धारा रेखीय प्रवाह होता है, कोई भी द्रव है अगर एक ही रेखा में गति करे, यानी कि किसी भी जो द्रव है उसका जो प्रवाह है, द्रवों के प्रत्येक कणों का जो प्रवाह है एक ही रेखा में गति करे, तो इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। प्रवाह यानी कि बहना, चलना, फ्लो करना। फिर से धारा रेखीय प्रवाह क्या होगा, किसी भी द्रव का एक निश्चित दिशा में गति हो, तो इस प्रकार के प्रवाह को या गति को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं, ठीक है। एक ही दिशा में, एक ही दिशा में प्रत्येक एक ही दिशा में प्रवाह होना धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है, ठीक है। लाइक एग्जांपल तुम समझ सकते हो, जो आपका पाइप है, टुल्लू पंप का जो पाइप होता है, उसमें जो पानी है पूरा का पूरा ऐसे ही चल रहा, सारे के सारे ऐसे, एन से ऐसे नहीं, कुछ इधर चल रहा कुछ इधर चल, नहीं, सब एक ही कण की दिशा में गति कर रहे। लाइक नहर का जो पानी हो बिल्कुल सीधा ही चलता जा रहा, सब के सब एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ इधर को जा रहे कुछ इधर, जैसे कि समुद्र हो जा, समुद्र का पानी कुछ इधर जा कुछ इधर जा, कुछ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। नहर हो गया, रजवाया हो गया, आसपास नाली वगैरह आपके जो होते हैं, वे क्या है, सब धारा रेखीय प्रवाह एक ही दिशा में गति कर रहे हैं आपकी, ठीक है। दूसरा अविरतता का सिद्धांत। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यानी कि अविरतता का सिद्धांत है क्या। अविरतता का सिद्धांत ये है, अगर तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप एक चीज करें, ऑब्जर्व करें कि आपके पास कोई एक नली है, वो नली ऐसी है, इधर का जो क्षेत्रफल है वो काफी बड़ा है कंपैरिजन टू इसके। देखो अब ये आपके पास एक नली है, इधर का जो क्षेत्रफल है वो मैंने मान लिया है A1 है, और इधर का क्षेत्रफल जो है वो A2 है। अब इधर से द्रव जाएगा भाई, इधर से द्रव एंटर करेगा, आपका जो लिक्विड है वो ऐसे एंटर कर रहा है इसमें, और जो एंटर किया है उसका जो वेग है वो है V1, जो वेग है द्रव का वो है V1। जब इधर निकलेगा अंदर अंदर जाएगा इसमें, और जब इधर को निकलेगा ये द्रव
तो इसका वेग हमने मान लिया है v2। तो बस ये अविरतता का सिद्धांत, इतनी सी बात है। अब जाहिर सी बात है यार, ये इधर की नली का क्षेत्रफल ज्यादा है, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ऐसा होगा जैसे ये लाइन के मार्कर है, अब मार्कर को कैंची से काट दीजिए तो ये तिरछा वगैरह जैसे भी कटा उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्या होता है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और ये असमान नली है। क्या है? असमान नली। क्योंकि असमान नली देखो, यहाँ कुछ क्षेत्रफल होगा, यहाँ थोड़ा कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, और यहाँ आके देखो बहुत कम हो गया, है ना। तो हर एक पॉइंट पे असमान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है। दूसरा, इसका वेग यहाँ v1 है, कुछ अंदर कुछ और होगा, कुछ और होगा, यहाँ पे होगा v2। अब जाहिर सी बात है, अपने पास अपने थोड़ा बहुत भी दिमाग है हमारे पास, एक चीज तो समझ ही सकते हो कि इधर अगर ये क्षेत्रफल ज्यादा है, इधर को वेग जा रहा होगा तो थोड़ा सा स्लो जाएगा इधर को, जबकि इधर हमने वेग थोड़ा ज्यादा कम कर दिया तो वेग तेज निकलेगा, नहीं निकलेगा? तो फ्लो जो होगा द्रव का वो तेज होगा, नहीं होगा? तो बस अविरतता भी यही कह रहा कि अगर आप क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो वेग कम हो जाता है, और क्षेत्रफल घटा रहे हैं तो वेग ज्यादा हो जाता है। मतलब यदि किसी आदर्श द्रव को किसी असमान अनुप्रस्थ काट की नली से धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित करे, तो जो आपका यह नली का क्षेत्रफल यानी कि A, और फ्लो होने वाला जो द्रव है यानी कि V, उनका जो गुणनफल है वो हमेशा नियत आता है, कांस्टेंट आता है। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है अगर जिधर अगर आपने क्षेत्रफल ज्यादा कर दिया है और वेग आपका इधर कम है, तो यहां क्षेत्रफल ज्यादा वेग कम। इधर अगर हम बात करें क्षेत्रफल ज्यादा है और वेग आपका कम है, इधर क्षेत्रफल क्या है आपका कम और वेग क्या है आपका ज्यादा, तो जो इनकी गुना करके आएगी ना वो ही गुना करके आएगा A2 V2 के। बस इतनी सी बात है। तो अविरतता का सिद्धांत ये कह रहा है कि आप क्षेत्रफल बढ़ा रहे तो वेग कम हो रहा, और इधर क्षेत्रफल कम कर रहे तो वेग ज्यादा हो रहा, और जितना आप क्षेत्रफल ज्यादा करोगे तो वेग उसी प्रकार से कम होता चला जाएगा। तो इन दोनों के गुणनफल अगर 5 आई है ना, मान लीजिए कि इनका गुणनफल कितना है 10 आया, चलो A का मान कितना मान लिया हमने 5 और वेग का मान मान लिया 2, तो इसका मान कितना आ रहा कि 10 आया जी। इधर हमने क्या कर दिया क्षेत्रफल कम कर दिया, क्षेत्रफल क्या कर दिया कम, तो क्षेत्रफल हमने मान लिया कि इसका 4 कर दिया, तो वेग थोड़ा सा बढ़ा है, तो वेग हमने मान लिया कि वेग हो गया 2.5, तो भी कितना ही आएगा 10, तो भी कितना आएगा 10। ये चेंज नहीं होंगे। फिर से सुन ले, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो वेग कम होगा, क्षेत्रफल कम करोगे तो वेग बढ़ेगा, और उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। जितना क्षेत्रफल कम करोगे वेग और तेज हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपने घर पे देखा होगा ट्यूबवेल पंप से जब आप पाइप चलाते हो, पाइप को बंद कर दो तो पानी का प्रेशर और तेज हो जाता है, नहीं होता है भाई? अगर आपको पानी है, पानी चल रहा ठीक है, बड़ा पाइप है तो आराम से चलता रहे पानी, वही गिरता रहे। पाइप का साइज छोटा कर दो तो और तेज जावे पानी, स्पीड बढ़ जावे उसकी। तो वही काम है यहाँ पे भी। तो अविरतता का सिद्धांत यही कह रहा है कि यदि कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ काट की नली से धारा रेखीय प्रवाह में बहे, तो नली के क्षेत्रफल, नली का क्षेत्रफल और प्रत्येक यानी कि नली में प्रत्येक बिंदु पर जो वेग है यानी कि V का गुणनफल, गुना हो रही है यानी कि का गुणनफल कांस्टेंट नियतांक नियत होता है। अर्थात AB इक्वल टू कांस्टेंट या A1 V1 इक्वल टू A2 V2, या ये बोल सकते हैं कि AB इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा अविरतता का सिद्धांत है। ज्यादा बड़ा सिद्धांत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा आराम से कि हाँ वेग बढ़ाएंगे यानी कि इसका गुणनफल हमेशा नियत रहेगा। क्षेत्रफल ज्यादा कर रहे तो वेग कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल कम कर रहे तो वेग ज्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे ये इनका मान जितना होगा इतना ही मान इतना आएगा, दोनों का वेग गुणनफल नियत होता है। ठीक है, समझ में आ गया तो कॉपी करो जल्दी से। देखो भाई
तो जो तुम्हारा टॉपिक है वो ये है वेग परवंता। वेग परवंता होती क्या है? अब आप ये मानिए कि द्रव का प्रवाह हो रहा है। लेट्स सपोज दैट आप यहाँ पे द्रव प्रवाह हो रही है, यानी कि नहर चल रही है आपकी, ये पानी है, पानी फ्लो हो रहा है इसमें। तो जो द्रव की लंबवत दूरी है ये वाली, द्रव की प्रवाह के लंबवत, मान लो द्रव इधर को चल रहा है और इसके लंबवत जो दूरी है ये क्या मान लिया हमने? जेड। और इसमें जितना भी परिवर्तन हो रहा है कि इधर वेग थोड़ा स्लो चल रहा होगा, द्रव इधर थोड़ा स्लो चल रहा होगा, बीच में थोड़ा तेज चल रहा होगा, इधर फिर से थोड़ा कम, फिर यहाँ पे कम, क्योंकि किनारे में पानी थोड़ा कम तेज चलता है, पास वाला तो बीच वाला तेज चलता है। तो वही है वेग परवंता। वेग परवंता क्या परिभाषा या तो दे सकते हैं कि द्रव के प्रवाह की दिशा के लंबवत, यानी कि द्रव की दिशा ये रही, इसके लंबवत दूरी पर स्थित द्रव की दो परतों के बीच, इन दो परतों के बीच वेग परिवर्तन को वेग परिवंता कहते हैं। अदरवाइज हम ये बोल सकते हैं कि एकांक दूरी के कारण वेग परिवर्तन को वेग परवंता कहते हैं। ये वे वाली परिभाषाएं हैं जब आप पे कुछ नहीं आता हो, केवल फॉर्मूला आता हो, ठीक है, खासकर पास होने वाले के लिए। तो वो क्या होगी तुम्हारी? वेग परवंता बराबर वेग परिवर्तन बटे दूरी। तो आप सिंपल लिखें, एकांक दूरी के कारण वेग परिवर्तन को वेग परवंता कहते हैं। अब यहाँ वेग परवंता यानी कि वेग परिवर्तन, वेग यानी डेल्टा वी, और वेग यानी कि दूरी को क्या मान लिया हमने? जेड। यहाँ पे टॉपिक थोड़ा सा निकलता है, वो इसकी यूनिट यानी कि मात्रक। अब हम मात्रक निकाल लेंगे। मात्रक जाहिर सी बात है, वेग परवंता वेग परिवर्तन बटे समय, ये सॉरी समय कहना दूरी। अब वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो आपके पास बनता है 1/सेकंड, यानी कि इसका मात्रक क्या बन जाएगा? सेकंड इनवर्स। और सेकंड इनवर्स आवृत्ति का भी मात्रक था। तो कभी कभी पूछा जाता है कि भाई बताओ अन्य किसका मात्रक हो गई, ठीक है, कोणीय वेग का भी था, कोण बटे समय, उसका भी यही मात्रक था। और विमा सूत्र भी ऐसे निकल के आएगा, विमा। तो जो विमा निकल के आएगी वो क्या होगी तुम्हारी? इनसे निकल लेंगे हम विमा, या मात्रक से निकाल दिए इसका lt -1 और इसका l, तो कैंसिल कैंसिल, तो t इनवर्स का क्या बन जाएगा? t -1। ठीक है, आई होप समझ में आ गया को। मात्रक निकालने पहले बता रखे मैंने। इसका वेग का हो गया मीटर पर सेकंड, और दूरी का क्या हो गया तुम्हारा? मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, 1/सेकंड, सेकंड ऊपर गया तो सेकंड इनवर्स, ठीक है। या विभव सूत्र क्या लिख सकते हैं? t -1। ये हमारा टॉपिक फिनिश। अगली बात है हम श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक वैसे विस्कोसिटी बोलते हैं इसे, और विस्कोसिटी का मतलब ये होता है यानी कि इसका गाढ़ापन। क्या होता है इसका? गाढ़ापन। तो ठेठ भाषा में समझे तो आप ग्लिसरीन ले, पानी ले, तो विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है? ग्लिसरीन की। अब सर्दियों में लगाओगे तो मत्तों पे, ठीक है। तो जो गाढ़ी होती है उसका श्यानता ज्यादा होती है, बस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला श्यानता गुणांक को प्रेजेंट करता है ईटा से। अब F = ईटा A × डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z। काफी लंबा चौड़ा फॉर्मूला आ गया। F घर्षण बल है, ईटा श्यानता गुणांक है, A क्षेत्रफल है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z अभी पढ़ा हमने वेग परवंता है। तो हमने मान लिया, पुट कर लिया क्या कि यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर यानी कि एकांक, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z क्या मान लिया? एकांक वेग परवंता। इसका मान भी 1 मान लिया सर जी, इसका मान भी 1 मान लिया, इसका भी 1 मान लिया, इसका भी 1, इसका भी 1। तो F बराबर क्या बना? ईटा। तब क्या बनेगा? F = ईटा। अर्थात किसी द्रव का श्यानता गुणांक यानी कि ईटा वह घर्षण बल है, वह घर्षण बल है जो एकांक क्षेत्रफल की दो परतों के बीच कार्य करता है, जबकि उसका जो वेग परवंता है वो क्या हो? 1 हो, अर्थात एकांक हो। बहुत आसान सी परिभाषा है। फिर से हमने सब क्या मान लिया? 1। अर्थात किसी द्रव का श्यानता गुणांक यानी कि ईटा वह घर्षण बल है जो एकांक क्षेत्रफल की दो परतों के बीच कार्य करता है, जबकि उसका वेग परवंता एकांक हो यानी कि 1 हो।
ठीक है, अब यहां से इसका हम मात्रक निकाल सकते हैं। मात्रक पहले निकाल लीजिए इसका। तो जब हम मात्रक निकाल लेंगे तो इसका मात्रक निकालते हैं, मैं इधर को मात्रक निकाल देता हूं इसका। देखो एफ इक्वल टू ईटा की वैल्यू निकाले पहले यहां से, तो ईटा इक्वल टू बन जाएगा ये तो एफ हो गया अपोन में ए। और जब ये पूरा का पूरा इधर जाएगा, जब ये पूरा का पूरा इधर बटे में जाएगा तो ये बन जाएगा अपोन में डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, अब बल का मात्रक क्या होता है हमारा न्यूटन, ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और इसका भी हमने देखा कितना आया था सेकंड इनवर्स। क्या आया था? सेकंड इनवर्स। तो इसका मात्रक आ गया सेकंड इनवर्स। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं क्योंकि आपने पढ़ रखा है। तो सेकंड इनवर्स, इसे आप ऊपर ले जाइए तो ये बन जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। जब ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड इनवर्स, सॉरी सेकंड का इनवर्स खत्म हो जाएगा तो ये बन जाएगा न्यूटन सेकंड अपॉन में मीटर स्क्वायर। अदरवाइज हम इसका मात्रक यहां से भी निकाल सकते हैं बल के फॉर्मूले से। ये तो अब इसका मात्रक आ गया, एक मात्रक तो आपका ये आया है। ठीक है, पहला आप इसे नोट करें, फिर मैं इसे रफ कर दूंगा, फिर आगे इसका मात्रक बताता हूं। रफ नोट करें इसे पहले जल्दी से। देखेंगे भाई इधर, अब अगर हम बात करें इसकी जो दूसरे मात्रक की है, अगर हम इसकी दूसरे मात्रक की बात करें तो न्यूटन इक्वल टू ये निकल गया, सॉरी ईटा इक्वल टू निकल गया न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन बना कैसे था? न्यूटन जो बना था वो यहां से बना था कि एफ इक्वल टू एम में से। एम क्या था हमारा? किलोग्राम। ए क्या था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरूरी नहीं वो यही मात्रक आए, वो ये भी मात्रक आ सकता है। तो इसका मात्रक रखिए न्यूटन की जगह क्या रख देंगे? इसी को हम बोलते थे न्यूटन, इसी को हम बोलते थे न्यूटन। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे? किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो रखेंगे, देखो न्यूटन की जगह रखा हमने किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और इंटू में ये डैश है, ये माइनस नहीं है, ये डैश है, और सेकंड जो होगा तो आपके पास, और अपॉन में मीटर स्क्वायर एज इट इज। एक सेकंड से एक सेकंड स्क्वायर कैंसिल, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो आपके पास मात्रक बनता है किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड। ये भी इसका मात्रक है। एक इसका मात्रक ये है, एक इसका मात्रक ये है। तो वो आपसे ये वाला ही पूछ सकता है, ये वाला ही पूछ सकता है। ये ज्यादा क्रेज में रहता है, किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड। और ये तो इसके ऐसा ही मात्रक है। अगर हम बात करें इनकी सीजीएस मात्रक होगी, सीजीएस, जो सीजीएस मात्रक है वो होता है पोआइज। पोआइज पोआइज मात्रक है इसका, सीजीएस मात्रक है वो क्या है? पोआइज। अब अगली चीज हमारे पास रह जाती है विमीय सूत्र, विमा। और विमा हम इसी फॉर्मूले से निकल लेंगे कि ईटा इक्वल टू एफ अपॉन में ए इंटू डेल वी अपॉन डेल्टा जेड। अब विमेय सूत्र निकाल लीजिए। विमेय सूत्र क्या निकालते हैं? एफ का होता है एम एल टी माइनस टू, ए का होता है एल टू, वी का होता है एल टी माइनस वन, और इसका हो गया तुम्हारा एल। इसका तो ऐसा टी माइनस वन आ ही गया था, अभी देखा था हमने, एल से एल कैंसिल हो गया था। तो आपके पास बनता है एक एम तो एज इट इज एफ का एम एल टी माइनस टू, ए का एल टू, और तुम्हारा डेल्टा वी अपॉन यानी कि वी का हो गया एल टी माइनस वन, और जेड का हो गया एल से एल कैंसिल हो गया, टी माइनस वन रह गया। तो एक एम तो एज इट इज है। देखो ये वाला एल तो इससे कैंसिल हो चुका है, टी माइनस वन बचा बस। इसे तो लिखो, अब ना लिखो एक सी बात है, क्योंकि इसका हमने देखो रखा टी माइनस वन था, इसका भी निकल रहा था थोड़ी देर पहले। एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, और एक एल ऊपर जाएगा तो एल माइनस वन, और टी रह जाएगा, टी एक ये पावर कैंसिल तो माइनस के वन, और ये आ गया इसका विमेय सूत्र। ठीक है, और ये टॉपिक यही फिनिश। कल तुम्हारी बर्नौली पर मैं समझाता हूँ हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं, वे समझाऊंगा। ठीक है, बाकी इतना ही बस।